चुके हैं अपनी तीसरी वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम आपको वो सच्चाइयाँ तथ्यों के साथ बताएंगे जो सेक्युलर और वामपंथियों ने बड़ी सफाई के साथ छिपाया। तो बिना समय खराब किए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। 1947 में महात्मा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस ने भारत माँ के सीने में खंजर घोंप कर देश का विभाजन कर दिया। पर क्या वो अकेले थे इसमें? जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। आपने देखा होगा कि आपके मुसलमान दोस्त हमेशा ये दलील देते हैं कि उनके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को चुना, जबकि वो पाकिस्तान भी चुन सकते थे। मगर उन्होंने ये कभी नहीं बताया होगा कि किस तरह उनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान की नींव रखी। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपके सामने ये दलील रखे तो चुप मत रहिएगा, पूरे तथ्यों के साथ जवाब दीजिए। तो 1945-46 के आम चुनावों का हम पूरी गहराई से आकलन करेंगे और जानेंगे कि वो कौन देश प्रेमी थे जिन्होंने देश के बंटवारे में अपनी अहम भूमिका निभाई। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है। जो हिस्से पाकिस्तान में जाने वाले थे वहाँ मुस्लिम लीग का जीतना तय था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम लीग उन जगहों पर जीती जो भौगोलिक दृष्टिकोण से कभी पाकिस्तान का हिस्सा बन ही नहीं। आपको शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं है, पर अब आप अगली आवाज जिसकी सुनेंगे उन्हें झुटला पाना मुश्किल है। देश की 565 विरासतों को जोड़कर एक अखंड भारत बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार साहब का ये भाषण 3 जनवरी 1948 कोलकाता की एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए। हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, वो मिराज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हमको मान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता। आपने अभी अभी सरदार पटेल का जो भाषण सुना है, इसमें सरदार पटेल भारत के उन मुसलमानों की बात कर रहे थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया और भारत में दिया। वो आश्चर्यचकित थे कि किस तरह उन्होंने नींव रख दी पाकिस्तान की अपने वोटों के साथ, पर वो पाकिस्तान गए ही। सरदार पटेल ने अपने भाषण में ये कहा कि वो मुसलमान जो कल तक पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग का समर्थन कर रहे थे, आज अचानक से उनका दिल कैसे बदल गया। असल में उन्होंने इतनी गंभीर और स्पष्ट बात ऐसे ही नहीं कह दी। इसके पीछे वो काले तथ्य छिपे हैं जिन्होंने अखंड भारत की ज्योत बुझा दी। आज हम विश्लेषण करेंगे 1945-46 के चुनाव की, जिसने दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की नींव रखी। वो चुनाव जिसने जिन्ना के सपने को पूरा किया, और वो चुनाव जिसने 30 लाख जिंदगियों को मौत के घाट उतारा। लेकिन आज तक सामने आएगा सारे तथ्यों और सबूतों के साथ साथ। तो अब हम बात करेंगे 1945 और 46 के आम। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये चुनाव आम नहीं, ये 1945 के दिसंबर महीने और 1946 के जनवरी महीने तक चले। इसकी खास बात यह थी कि इन चुनावों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग आमने सामने थी। मगर इस चुनाव का मुद्दा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा या स्वास्थ्य नहीं था। मुद्दा था अखंड भारत या विभाजित भारत। मुस्लिम लीग ने नारा दिया था, लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। इसमें 2 तरह के चुनाव हुए थे। एक थे केंद्रीय असेंबलियों के, जिसे आप लोकसभा की तरह समझ सकते हैं, जिसमें 102 सीटें, और एक थे अलग अलग प्रांतीय असेंबलियों के, जिसे आप विधानसभा की तरह समझ सकते हैं, जिसमें 1585 सीटें। इन चुनावों की सबसे खास बात थी वो थी मुस्लिम रिजर्व सीटें। जी हाँ, आपने सही सुना है, रिजर्वेशन उस वक्त भी था, पर बहुत अलग तरीके से।
मुस्लिम रिजर्व सीटें, वो सीटें जिस पर सिर्फ मुसलमान ही कैंडिडेट हो सकता है और मुसलमान ही वोट दे सकता है। मुस्लिम लीग के दबाव और कांग्रेस के सरेंडर करने की बदौलत 30% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी, यानी केंद्रीय असेंबली की 102 सीटों में से 30 सीटें और प्रांतीय असेंबलियों की 1585 में से 492 सीटें। चुनाव संपन्न हुए और नतीजे आ गए, और इन नतीजों को देखकर भी आप समझ जाएंगे कि किसके बाप दादाओं ने बनाया था पाकिस्तान। केंद्रीय असेंबलियों की 30 आरक्षित सीटों में से, ध्यान रहे मैं यहाँ सिर्फ आरक्षित सीटों की बात कर रहा हूँ, केंद्रीय असेंबली की 30 आरक्षित सीटों में से 30 की 30 मुस्लिम लीग जीत गई। वहीं प्रांतीय असेंबलियों की 492 मुस्लिम सीटों में से 429 मुस्लिम आरक्षित सीटें मुस्लिम लीग के खाते में गई। पर आप सोच रहे होंगे इसमें हैरानी क्या है, जो आज के पाकिस्तान के इलाके हैं वहां मुस्लिम लीग जीत गई होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग जीती थी उन इलाकों में, उन जगहों पर जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हो ही नहीं सकते, जिनका पाकिस्तान का हिस्सा हो पाना भौगोलिक दृष्टिकोण से असंभव था। और ये बात वहां के मुस्लिम मतदाताओं को भी पता थी, फिर भी उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया और भारत में ही रह गए, जिस पर सरदार जी ने भी खेद जताया था। मुस्लिम लीग ने अपना परचम आज के उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यहाँ तक कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम और उड़ीसा में गाड़ा। तो चलिए आपको तथ्य दिखाए जाएं कि मुस्लिम लीग को प्रांतीय असेंबली में कहां कितनी कामयाबी मिली। सबसे पहली बात, संयुक्त प्रांत, जिसे आप आज का उत्तर प्रदेश मानते हैं, जहां की 66 मुस्लिम रिजर्व सीटों में से ने 54 सीटें अपने नाम की। वहीं बिहार की 40 में से 34 सीटें, मध्य प्रांत यानी आज का मध्य प्रदेश, जिसमें से 14 में से 13 सीटें मुस्लिम लीग के खाते में गई थी। वहीं बॉम्बे प्रोविंस, जिसे आप आज का महाराष्ट्र और गुजरात कहते हैं, वहां मुस्लिम लीग 30 की 30 मुस्लिम रिजर्व सीटें जीत गई। अब हम थोड़ा साउथ की तरफ बढ़ते हैं, जहां आता है मद्रास प्रांत, जिसमें आज का तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। वहां भी मुस्लिम लीग ने 28 सीटों पर अपना कब्जा किया था। असम में 34 में से 31, पंजाब प्रांत, पंजाब का जो इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ले गया, तो आप देखिए पंजाब प्रांत की 86 में से 74 सीटें यहाँ मुस्लिम लीग ले गया। वहीं बंगाल में, बंगाल की 119 मुस्लिम सीटों में से 113, वहीं उड़ीसा की 4 मुस्लिम सीटों में से 4 की 4 मुस्लिम लीग जीती। और यही नहीं, पाकिस्तान के जनक, जानी मानी हस्ती, जिसने भारत के बंटवारे में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसे लोग जिन्ना कहते हैं, वो जिन्ना भी कराची या लाहौर से नहीं बल्कि मुंबई की बायकुला सीट से लड़े, जहां मुस्लिम आज भी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। ये मालूम होते हुए भी कि मुंबई कभी पाकिस्तान का हिस्सा हो ही नहीं सकता था, फिर भी वहां के मुस्लिमों ने जिन्ना की मुस्लिम लीग के पक्ष में जनाधार किया। जिन्ना वहां सभी कैंडिडेट्स को पीछे करते हुए सबसे आगे थे। आइए अब उन इलाकों की बात करें जो आज पाकिस्तान का है। NWSP, जो आज का खैबर पख्तून है, वहां कांग्रेस की सरकार बनी। इसके नतीजे आने में थोड़ी देर लगे थे, पर वहां कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। पंजाब, जिसका आज बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वहां मुस्लिम लीग सरकार तक नहीं बना सकी, वह कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। पाकिस्तान के सिंध में मुस्लिम लीग को बहुमत न मिलने पर वो गठबंधन की सरकार बनाने पर मजबूर हुआ। पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश, वहां भी उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकी। ये बताने के पीछे का उद्देश्य यही है कि मैं ये बता सकूं, ये सिद्ध कर सकूं कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तानी इलाकों में उतनी कामयाबी नहीं मिली थी जितना कि भारतीय इलाकों में। 1945-46 के चुनावों में मुस्लिम रिजर्व सीटों पर जब रिजल्ट आए तो पता चला कि 79.5% वोट मुस्लिम लीग के पक्ष में। वहीं कांग्रेस की झोली में आए केवल 4.5%।
बाकी 6% वोट दूसरे मुस्लिम कट्टरपंथी दलों को गए। यानी इन चुनावों में 19.5% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया। ठीक है, किया, पर सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों ने पाक का समर्थन किया, पाकिस्तान का समर्थन किया, तो कितने प्रतिशत पाकिस्तान गए? अगर आंकड़े देखे जाए तो 1981 की जनगणना के हिसाब से अगर हम उत्तर प्रदेश को ही उदाहरण की तरह देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा खाद्य पानी यहीं से आई थी, तो यहाँ उस वक्त 15.43% आबादी मुसलमानों, मगर 1951 की जनगणना में ये केवल 14.28% तक ही गिरी। यानी यूपी के 95% मुसलमानों ने वोट तो पाकिस्तान को दिया, पर गए केवल 1.15%। अब हम एक और राज्य का आंकड़ा आपके सामने रखना चाहते हैं। इस राज्य से भी काफी अच्छी मात्रा में खाद्य पानी। आज का असम 1941 में मुसलमानों की जो जनसंख्या थी वहाँ वो 25.72%, वहीं 1951 में वो घटकर केवल 24.68% ही रही। यानी गिरावट केवल 1.04% की ही थी। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान को वोट तो गिरे, मुसलमान गए। और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतनी गंभीर बात भी नहीं कह दी। अब एक और आंकड़ा जो इसे भी सिद्ध कर देगा। पाकिस्तान में भारत से जाकर बसने वाले मुसलमानों की संख्या थी 2 करोड़, और भारत के मुसलमानों की संख्या है 20 करोड़। ये आंकड़ा ये बताने के लिए काफी था कि मुसलमानों ने कितना बड़ा देशद्रोह किया। उन्होंने दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की मुहर लगा दी, मगर वो कभी वहां गए। अब बचने के लिए कई मुसलमान ये तर्क भी देते हैं कि 1945-46 के चुनाव में मताधिकार यानी वोटिंग राइट सिर्फ कुछ लोगों के पास ही थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को वोट दे दिया होगा। मगर जनाब, जब ब्लड टेस्ट होता है तो 2 ml ही खून निकाला जाता है, पूरे बदन का खून नहीं निकाल लेते। और इन्हीं 2 बूंदों से, खून की 2 बूंदों से बीमारी का पता लग जाता है। तो किसके जहन में पाकिस्तान नाम की बीमारी दौड़ रही थी, आज के इस वीडियो से सिद्ध हो गया। तो जाने से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वामपंथियों के डबल स्टैंडर्ड पर क्या कहा था, एक बार सुनिए। कि एक रोज में दिन सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है, आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो, आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। जब दांत गिर जाए, खट्टा हो जाए, तब गिर जाए, तब पीछे आओ, वहां तक हमें पीछे बुलाना है नहीं, हम बैठे ठीक है। कोई कहते हैं कि हम आखिर पाकिस्तान और हम एक हो जाए। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, और कैसे रहने दो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो किस मुद्दे पर चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। राम राम।